बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के 10वें लेक्चर को देखेंगे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, किस शक क्षत्रप ने वो किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर जो है रुद्रदामन प्रथम सुविशाख। कहने का मतलब ये हुआ। अब सबसे पहले हम कुछ वर्ड के बारे में पहले आपको बताते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद इस सेंटेंस को आप लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं शक और क्षत्रप पर। शक एक राजवंश का नाम था। जैसे रुद्रदामन प्रथम की चर्चा हम पीछे क्लास में किए थे, और रुद्रदामन प्रथम जो था वो किस वंश का राजा था? शक राजवंश। किस वंश का राजा था? शक राजवंश का राजा था। तो शक के बारे में क्लियर हो गया। तो बताइए शक क्या था? शक एक राजवंश का नाम था। और यहाँ है क्षत्रप। क्षत्रप का मतलब समझ लीजिए, यहाँ बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग सीखेंगे। शक वंश के जो राजा होते थे वह अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जैसे आप 10वीं क्लास में एक प्रश्न पढ़े होंगे कि रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से शक वंश के जो राजा होते थे वो राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? क्षत्रप कहलाते थे। यदि आप क्षत्रप की बात करें तो क्षत्रप का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की देखरेख करने वाला, जनता का पालन करने वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया? जनता की रक्षा करने वाला। तो जनता की रक्षा कौन करेगा? राजा न करेगा या सिपाही करेगा? मतलब देश का जो ये फौज होता है वो करेगा। तो यहाँ जो शक क्षत्रप है, यहाँ शक क्षत्रप का मतलब हुआ शक वंश का कौन सा राजा। क्या हुआ यहाँ पर? शक वंश के राजा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो किस शक क्षत्रप ने और किसकी देखरेख में, यहाँ दो प्रश्न है। ऐसा कौन सा शक राजवंश का राजा और किसके अंदर में? बात समझ में आ रहा है ना? इसका दो आंसर होगा। तो इसलिए किस राजवंश का राजा था? तो शक वंश का राजा था। और वह राजा का नाम क्या था ये भी पूछ रहा है, और किसके अंदर में ये काम हुआ है। तो आइए प्रश्न पर बढ़िया से ध्यान दीजिए कि किस शक क्षत्रप ने और किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील। यानी कि अगर आपसे प्रश्न कोई पूछ दे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। किस झील का निर्माण? सुदर्शन झील का निर्माण। किस राजा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। शक राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? शक क्षत्रप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है आपको चंद्रगुप्त के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, और यह झील जो है आपको काठियावाड़ गुजरात में है। कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर कराया गया है? काठियावाड़ गुजरात में। फिर से बोलिएगा जरा। काठियावाड़ गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया है। और सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं बहुत अच्छा से। फिर आगे हम लोग चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, समझ गया। और सुदर्शन झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये भी समझ गए कि गुजरात राज्य का एक क्षेत्र है काठियावाड़। क्या है? बिल्कुल काठियावाड़ है। काठियावाड़ गुजरात। तो गुजरात के काठियावाड़ में ये सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो कह रहा है कि उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण का मतलब जैसे रिपेयरिंग होता है ना, अगर मोदी सरकार किसी सड़क को बना करके चला गया, उसके बाद जो नया राजा बना, नया सरकार बना, तो वह आपको जिस रोड को फिर से पुनर्निर्माण करेगा, जैसे टूट जाएगा तो फिर से रिपेयरिंग करेगा ना भाई। तो रिपेयरिंग को हिंदी में हम लोग पुनर्निर्माण कहते हैं। मतलब फिर से पुनः बनाना, उसको पुनर्निर्माण कहते हैं। तो अब ये प्रश्न आपको हम पूरा अच्छा से समझाते हैं, फिर से समझिए कि शक वंश का ऐसा कौन सा राजा था, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त के द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील का निर्माण फिर से करवाया था। तो उस राजा का नाम है रुद्रदामन प्रथम। क्या नाम है? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम जो काम करवाया था, किसका काम? सुदर्शन झील का काम। सुदर्शन झील का रिपेयरिंग, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। वो जो पुनर्निर्माण करवाया गया तो किसी के अंदर में कराया ना, कोई ठेकेदार होगा ना भाई इसका। तो वही ठेकेदार के रूप में जो था वो कौन था बताइए? सुविशाख। कौन था? सुविशाख। अब सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए कि अभी बताए हैं
कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ और किसके द्वारा करवाया गया? जल्दी जल्दी बताइए। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कटियावाड़ गुजरात में कराया गया। बिल्कुल सही कि इसका निर्माण जो है सो गुजरात राज्य के काठियावाड़ जगह पर, ठीक है, काठियावाड़ जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। अब उस झील का रिपेयरिंग किसके द्वारा करवाया गया? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। और उस झील का निर्माण जो आपको करवाया गया रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, किसके देखरेख में? सुविशाख जो था, समझ लीजिए कि वो ठेकेदार थे, उसके अध्यक्ष थे, ऐसा मान लीजिए आप लोग। आप ही के अगल बगल में कोई सड़क जो बनता है तो वो सड़क में काम कौन करता है भाई साहब? लेबर ना। लेकिन लेबर से काम करवाता कोई ठेकेदार है ना है। ठीक वही बात समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बनाया गया था कौन सा झील? झील। इस झील का निर्माण किया है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उसको बाद में शक वंश का राजा, और शक वंश का कौन सा राजा? रुद्रदामन प्रथम, उसका पुनर्निर्माण करवाता है। और किसके देख रेख में करवाता है? तो सुविशाख के देख रेख में करवाता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर किया गया है? काठियावाड़ गुजरात में। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रिपेयरिंग किसके द्वारा करवाया गया? है ना, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो आपका अगला प्रश्न है, शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी, ठीक है ना, मतलब शक राजवंश जो था, उस राजवंश के बाद भारत आने वाले जाति कौन से थे? तो पहलव या पार्थियाई था। कौन था? पहलव या पार्थियाई। शकों के बाद भारत आने वाली कौन सी जाति थी? पहलव या पार्थियाई। शकों के बाद भारत आने वाली जाति कौन सी थी? पहलव या पार्थियाई, है ना, पहलव या पार्थियाई। बात समझ में यहाँ तक आया? चलिए अब जो है आपका अगला प्रश्न जो है वो क्या है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। शकों के बाद भारत आने वाली जो जाति थी वो आपको पहलव या पार्थियाई, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है, पहलवों को अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो बताइए पहलवों को किस नाम से जाना जाता था? पार्थियाई या पार्थियन? बताइए पार्थियाई या पार्थियन। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो पहलवों को किस नाम से जाना जाता था बताइए? पार्थियाई या पार्थियन। तो अब ये बताना है आपको कि शकों के बाद भारत आने वाला कौन जाति था? पल्लव या पार्थियन, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो पल्लव नहीं है, पहलव है। क्या है? पहलव। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि शकों के बाद भारत में कौन सी जाति आई? पहलव। भाई पल्लव पल्लव बार बार क्यों कर रहे हैं आप लोग? पहलव या उसको हम लोग पार्थियाई या पार्थियन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि पहलवों के बाद, ये तो क्लियर हो गया, पहलवों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग उसको पार्थियाई या पार्थियन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पल्लवों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? बात को समझ में आ रहा है? पहलव के बारे में यदि हमको कुछ इतिहास जानना हो तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? आप लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्के और शिलालेख। पहलवों को इतिहास अगर जानना चाहते हैं पहलवों का, तो उसके लिए हम लोग सिक्के और शिलालेख को हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब आर्कियोलॉजी की बात करें यानी कि पुरातात्विक की हम बात करें तो समझिए कि यह पुरातत्व पर ही आधारित है। पहलवों का इतिहास किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। और पुरातत्व के बारे में हम पीछे क्लास में बहुत अच्छा डिस्कस किए थे। तो बताइए कि पहलवों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्का और शिलालेख है। अगला प्रश्न है कि पहलव, बताइए पहलव को और हम लोग किस नाम से जानेंगे? बताइए, आप बताएंगे। पार्थियाई या पार्थियन। तो पहलव कहाँ के मूल निवासी थे बताइए? पहलव जो है ईरान के मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ईरान के। पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? ईरान के मूल निवासी थे। चलिए तो पहलव जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? ईरान के। तो बताइए आप लोग कि ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और ईरान देश की मुद्रा क्या है? चलिए ईरान का जो मुद्रा है वो आपको रियाल है। भारत में पार्थियन, पार्थियन मतलब जाति है। पहलव, पार्थियन मतलब पहलव। भारत में
पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हो गया? देखिए, भारत में जो पहला वंश था यानी कि पार्थियन साम्राज्य था, उसका अंत कर दिया कौन? तो कुषाण वंश। कौन कर दिया? कुषाण वंश। अब समझ में आ गया होगा कि भारत में पार्थियन साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? कुषाण वंश। समझ में आ गया ना? और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कैडफाइसिस। कौन थे? कुजुल कैडफाइसिस। कहीं कहीं कुजुल कैडफिसस भी लिखा आपको मिलेगा, तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो कुषाणों के पहले राजवंश, कुषाणों के पहले राजवंश। बिल्कुल, यानी कि पहला राजवंश का नाम पूछ रहा है, तो पहला राजवंश कहे चाहे उसका संस्थापक कहे तो कौन होगा बताइए? कुजुल कैडफाइसिस। कौन होगा? कुजुल कैडफाइसिस। कुषाणों के पहले राजवंश का नाम कुजुल कैडफाइसिस। बिल्कुल, कुषाण के पहले राजवंश के संस्थापक का नाम कुजुल कैडफाइसिस। अगला प्रश्न है, कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो अफगानिस्तान। कौन सी थी? अफगानिस्तान। कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? अफगानिस्तान थी। आपका अगला प्रश्न है, सिक्कों के आधार पर कुजुल का मतलब बताइए, अभी जस्ट बताया है। कुजुल का मतलब कुजुल कैडफाइसिस, पूरा नाम को यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। कुजुल का मतलब क्या समझिएगा? कुजुल कैडफाइसिस। कुजुल कैडफाइसिस क्या समझिएगा? कुजुल कैडफाइसिस। कुजुल का मतलब कुजुल कैडफाइसिस होता है, ठीक है ना? तो सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है? तो बौद्ध धर्म का। कहने का मतलब ये है, आप अभी जस्ट पढ़े थे कि हम लोग जो है पहला वंश के बारे में जो जानकारी हम इकट्ठा करेंगे वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे बताइए? सिक्का से और अभिलेख से। ठीक उसी तरह से पहलव के बाद जो आया है भारत में राजवंश, वो कुजुल कैडफाइसिस जो आया, जो कि आपको कुषाण वंश की स्थापना किया। तो कुषाण वंश के बारे में भी जानकारी अगर लेना होगा तो हम लोग सिक्का के और अभिलेख के माध्यम से ही लेंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए, सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी बताया गया? तो बौद्ध धर्म का। अब किसी राजा के सिक्का पर बीना बजाता हुआ पाया गया, तो क्या समझा गया उनके बारे में? यह संगीत के प्रेमी थे। ठीक उसी तरह से कुषाण वंश के जो संस्थापक कुजुल कैडफाइसिस थे, उनके सिक्कों से यह पता चला कि यह किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। अब समझ में आ गया ना बात? किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। यानी कि कुजुल कैडफाइसिस किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जाम भी क्लियर जरूर होगा। आइए चलते हैं आगे हम लोग। कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन था? कुजुल कैडफाइसिस का जो उत्तराधिकारी था वो आपको भीम कैडफाइसिस। कौन था? भीम कैडफाइसिस। कौन था? भीम कैडफाइसिस। भीम कैडफाइसिस था। कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? भीम कैडफाइसिस बना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पढ़े हैं, इसको भी वीआई कीजिए और इसको भी वीआई कीजिए। कुजुल कैडफाइसिस की अधिकारी बना है आपको भीम कैडफाइसिस। थोड़ा सा अंतर है कुजुल में और भीम में। तो कुजुल का बना है भीम कैडफाइसिस और भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी बना है कनिष्क प्रथम। कौन बना है? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम बना है। तो इसको ऐसे बोलिए, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? कनिष्क प्रथम बना। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया? मोस्ट भी व्याख्या कीजिए इस प्रश्न को। भीम कैडफाइसिस जो था उसका उत्तराधिकारी कौन बना है? कनिष्क प्रथम। और कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? भीम कैडफाइसिस। बात समझ गए ना? इस हिसाब से याद रखना है आप लोगों को। एक बार पूरा सीरियल से बताते हैं। देखिए, कुजुल कैडफाइसिस का कौन बना है? भीम कैडफाइसिस। और भीम कैडफाइसिस का कौन बना है? कनिष्क प्रथम। समझ गए ना अब? अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कैडफाइसिस। ठीक है, चलिए, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी बना है कनिष्क प्रथम। ये क्लियर हो गया। और ये प्रश्न बता रहे थे आपको हम, कनिष्क प्रथम ने कब और किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया? एक नए संवत का प्रचलन किया। कनिष्क प्रथम एक नए संवत चलाए हैं, जो कि मोस्ट विव्या ही आपको बता ही दिए। कब चलाए? तो 78 ईस्वी में चलाए हैं। कब चलाया है? 78 ईस्वी में। और इनके द्वारा जिस संवत का प्रचलन किया गया वो कौन सा संवत था? शक संवत। कौन सा संवत था? शक संवत। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए शक संवत का प्रचलन किन के द्वारा किया गया?
किनको द्वारा किया गया? कनिष्क प्रथम के द्वारा कनिष्क प्रथम के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि शक संवत का शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ, है ना? ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। 78 ईस्वी में हुआ। बात समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछे कि शक संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया कनिष्क प्रथम और कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। बात समझ में आया? बताइए, ये कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कैटफाइसिस कैटफाइसिस। और कुजुल कैटफाइसिस के उत्तराधिकारी कौन थे? भीम कैटफाइसिस। अब भीम कैटफाइसिस के उत्तराधिकारी कौन हुए? कनिष्क प्रथम कनिष्क प्रथम हुए। यहाँ तक समझ में आया? अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनिष्क प्रथम जो थे वह अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर या पेशावर पुरुषपुर या पेशावर बिल्कुल। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर या पेशावर पुरुषपुर या पेशावर बनाई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। सम्राट कनिष्क प्रथम, है ना, कनिष्क प्रथम का पहला विजय जो हुआ था वह आपको कौन सा विजय था? तो वह कश्मीर पर पहला विजय प्राप्त किए थे। याद रखिएगा, कनिष्क प्रथम का पहला विजय कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर पर। तो बताइए कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, सम्राट कनिष्क प्रथम का पहला विजय जो था इसको भी आप लोग भिवियाई कर लीजिए, कश्मीर था। अगला प्रश्न है कि सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार, किसके अनुसार? सिक्कों और मुद्राओं के अनुसार सिक्कों या मुद्रा के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए। तो यह भी आपको बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म का। बिल्कुल। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो कुजुल कैटफिशस के बारे में पढ़े थे। कुजुल कैटफाइसिस के बारे में पढ़े थे, और वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का था। और यहाँ पर कनिष्क प्रथम की बात हो रही है, ये भी आपको बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क को, किसको? कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? दीक्षित का मतलब क्या होता है? मतलब उसको दीक्षा दिया गया, शिक्षा दिया गया, दीक्षा दिया गया, है ना। तो कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित दिया था? अश्वघोष ने। किसने दीक्षित दिया था? अश्वघोष ने। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अश्वघोष ने। बौद्ध धर्म, जब कोई भी धर्म अपनाइएगा ना तो उसमें कुछ मंत्र दिया आता है, गुरु मंत्र मिलता है। तो वही गुरु मंत्र मिला किसको? कनिष्क को। किसको मिला? कनिष्क को। किस धर्म को अपनाने के लिए? बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। तो किसने उसको दीक्षित किया था? अश्वघोष ने। किसने किया था? अश्वघोष ने। तो कनिष्क को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने दीक्षित किया था? अश्वघोष ने किया था। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न आपका कि कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? तो अर्थात ये हुआ कि कनिष्क प्रथम के राज दरबार में जो कवि रहते थे उनका क्या नाम था? ठीक है, तो कनिष्क प्रथम का जो राजकवि था उनका नाम था आपको अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। कनिष्क प्रथम के राजकवि का क्या नाम था? अश्वघोष। अश्वघोष था। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला, किसके दरबार में? कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला एक महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उनका नाम है आपको नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन नाम है। ये जो नागार्जुन जी हैं यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। बिल्कुल, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। और ये जो अपने पुस्तक लिखे हैं यह अपने पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किए हैं। किस सिद्धांत का? सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किए हैं। अब यहाँ हम एक चीज आपको पहले क्लियर करेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह किसने दिया। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ये आपको पहले से ही पता है, जो 9th या 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर याद रखिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ये बात क्लियर हुआ। जानते हैं इस सिद्धांत को नागार्जुन जो महान विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वह अपनी रचना में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। एक बार पुनः प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न है कि कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया था? नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने। और इसी वजह से कहीं कहीं प्रश्न पढ़िएगा
कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन कहाँ कहा, किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। और ये जो है मतलब आपको प्रश्न क्या है कि कनिष्क के दरबार में, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में आपको रहने वाला महान विद्वान जिसने कि अपनी रचना में, अपने लेख में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है, तो कौन किया है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाले ऐसे कौन से विद्वान थे जो अपनी रचना में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन थे। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने अपनी पुस्तक में, किसने? नागार्जुन ने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है ना। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक, अपने किस पुस्तक में, यानी कि देखिए यहाँ पर पुस्तक की चर्चा किया नहीं किया था, यहाँ बोला कि बस कनिष्क प्रथम के दरबार में एक महान विद्वान रहते थे जिनका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन अपने लेख में जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया, और जो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब यह कह रहा है कि नागार्जुन जी अपने किस लेख में, किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया। बात समझ में आया? तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र है। क्या नाम है बताइएगा जरा? माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। अगर आपसे कोई पूछ दे कि माध्यमिक सूत्र क्या है, तो आप क्या कहिएगा? यह नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। यह नागार्जुन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पुस्तक कहे, ग्रंथ कहे, बात बराबर है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत वर्णन किया गया है, क्या है पुस्तक का नाम? माध्यमिक सूत्र है। अच्छा, अगर ये कोई पूछ दे कि नागार्जुन किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क प्रथम के दरबार में। किनके दरबार में? चलिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क प्रथम के शासन काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? कनिष्क प्रथम के शासन काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। और ये प्रश्न तो आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये प्रश्न आप पहले से पढ़े थे, है कि नहीं? चलिए हम इसी क्रम में आपको हम चारों बौद्ध संगति के बारे में जरा चर्चा कर देते हैं। प्रथम संगति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति, ये आपको हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था, ये हुआ था आपको कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की चर्चा करें तो यह आपको अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति की चर्चा करें तो कनिष्क या कनिष्क प्रथम के शासनकाल में। बात बराबर है। तो बताइए कि बौद्ध संगति के बारे में, इस चारों के बारे में समझिए या फिर से बताएं? बताइए। पहला बौद्ध संगति किनके शासनकाल में? दूसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? और तीसरा बौद्ध संगति, और चौथा बौद्ध संगति। बहुत अच्छा। आइए और एक चीज और सीखिए आप लोग। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई है वह आपको 483 ईसा पूर्व में हुई। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है? द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई है वो 383 ईसा पूर्व में हुई है। द्वितीय कब हुई है? और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई है वो 251 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई है? चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई है वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई है? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई है। चलिए तो इतना बात सीख गए। प्रथम बौद्ध संगति किनके शासनकाल में? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। वही घटना यहाँ पर आपको प्रश्न इतना बड़ा करके दिखाया गया है, इसलिए समझ लीजिए। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। और कोई पूछे कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। अब आपका अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम कौन? कनिष्क प्रथम के शासन काल में कला और संस्कृति के दो महान केंद्र थे। कनिष्क प्रथम के शासन काल में कला और संस्कृति के दो महान केंद्र थे। और कौन कौन से केंद्र थे? तक्षशिला और मथुरा। कौन कौन से केंद्र थे? तक्षशिला और मथुरा, ये दो केंद्र थे आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इन दो महान केंद्रों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कला और संस्कृति के ये दो महान केंद्र थे किनके शासन काल में? कनिष्क प्रथम के शासन काल में। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासन काल में कला के क्षेत्र में, किन क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में
किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? अब देखिए, कला और संस्कृति के क्षेत्र में दो क्षेत्र प्रसिद्ध थे। ये आपको एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो शैली का भी विकास हुआ। अभी गांधार शैली के बारे में चर्चा किए थे ना जी, वही बात है। गांधार कला और मथुरा कला, इस दोनों कला का जो है सो आपको विकास हुआ था, प्रचार हुआ और धीरे धीरे लोकप्रियता भी बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला और संस्कृति के दो महान केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला और मथुरा। लेकिन अगर पूछेगा कि कनिष्क शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो शैली का भी विकास हुआ, वो कौन कौन सा शैली था? तो गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली। बात समझ में आया कि नहीं आया? कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन किन शैलियों का विकास हुआ? और मथुरा शैली। और कनिष्क प्रथम के शासनकाल में किन दो क्षेत्र, कौन से ऐसे दो क्षेत्र जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में दो महान केंद्र थे? तक्षशिला और मथुरा था। अगला है कि गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए, गांधार कला का मुख्य केंद्र जो है आपको पेशावर में था। कहाँ पर था? पेशावर में। गांधार कला का दो मुख्य केंद्र कौन कौन सा, सॉरी, गांधार कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? पेशावर था। ठीक है। और पेशावर का दूसरा नाम बताइए आप? पुरुषपुर। क्या है? पुरुषपुर है। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? देखिए, गांधार कला शैली का प्रधान विषय जो है बुद्ध का जीवन चरित्र। गांधार कला शैली का प्रधान विषय कौन सा है? बुद्ध का जीवन चरित्र। बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कनिष्क के द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित? कनिष्क के द्वारा बनाया गया कनिष्क चैत्य। कनिष्क चैत्य कहाँ पर स्थित है? तो कनिष्क चैत्य जो है ये आपको पेशावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कनिष्क के द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? पेशावर में है। पेशावर की यदि चर्चा करें कि पेशावर का है भाई साहब, तो पेशावर आपको पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। पेशावर एक जिला है पाकिस्तान देश का। ठीक है। चलिए आगे है आपको बौद्धों का महाकाव्य। बौद्ध धर्म जो है ना उनका, जैसे हिंदुओं का महाकाव्य कौन कौन सा है बताइए? रामायण और महाभारत। उसी तरह से बौद्ध धर्म के भी महाकाव्य हैं। और उस महाकाव्य को हम लोग क्या कहते हैं तो बताइए? उसको हम लोग बुद्ध चरित्र। बौद्धों का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को। किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बौद्धों का महाकाव्य कौन सा है? बुद्ध चरित्र है। क्या है? बुद्ध चरित्र है। तो बौद्धों का महाकाव्य कौन सा है बताइए आप लोग? बुद्ध चरित्र है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध चरित्र जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक घोष के द्वारा। बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक घोष के गुरु कौन है? ठीक है। अशोक घोष के गुरु कौन थे? तो देखिए, अशोक घोष के गुरु जो है ना वसुमित्र है। कौन थे? अशोक घोष के गुरु कौन थे? वसुमित्र थे। और अशोक घोष के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बौद्धों का महाकाव्य। और बौद्धों का महाकाव्य क्या है? बुद्ध चरित्र है। अगर आपसे पूछेगा बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया? अशोक घोष जी के गुरु कौन थे? वसुमित्र थे। अशोक घोष जी के गुरु कौन थे? अशोक घोष जी के गुरु जी कौन थे? वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बोलिएगा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है आपको महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को। बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछ दे कि महाविभाष सूत्र क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? बौद्ध धर्म एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह जो है किस विद्वान को हम लोग कहते हैं? तो चरक को कहते हैं। किसको कहते हैं? चरक को। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहते हैं? चरक को कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह जो है आपको चरक को कहा जाता है। और यहाँ समझिए चिकित्सा का मतलब तो डॉक्टरी होता है। बात ये तो पता ही है आपको। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक कहे या पितामह कहे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चरक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। लेक्चर 11 को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करें, पढ़ें, अच्छा से याद करें।